आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वाद में यह निर्धारित किया गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है। तो यह इमैनुअल बनाम केरल राज्य था, जो कि आर्टिकल 19 के तहत आता है। इमैनुअल बनाम केरल राज्य वाद में यह निर्धारित किया गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने की भी स्वतंत्रता शामिल है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के आर्टिकल 22 और दंड विधि में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। पहला कह रहा, गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तार किस कारण से की गई है, यानी गिरफ्तारी का कारण एक सही हो जाएगा। अगला कह रहा है, गिरफ्तारी के यहाँ 30 घंटा था तो 24 घंटा किया गया है। यहाँ गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है, ये भी सही है। समय, यात्रा के समय को यहाँ छोड़ दिया जाएगा। अगला कह रहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता, ये गलत हो जाएगा। यहाँ 18 साल नहीं, 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को सिर्फ सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जाएगा। आंसर 1 और 2। तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसमें गिरफ्तार के समय उसे यह जानने का अधिकार होगा कि गिरफ्तारी का कारण क्या है। तो उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा, उसका ये भी अधिकार है। और अगर 24 घंटे से ज़्यादा हो गए आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किए हो तो उसको रिहा करना होगा। अगला, 15 वर्ष से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। और पुलिस हिरासत में लिया गया इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आवाजाही के अधिकार में देश के भीतर और बाहर दोनों प्रकार की आवाजाही सम्मिलित है, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ देश के भीतर आप कहीं भी आ जा सकते हो, बाहर जाने की अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अधिकार नहीं है। दूसरा, बंधुआ मजदूर में शब्द बंधुआ के निर्वचन में अनुच्छेद 23 के अनुसार गैर भौतिक बंधन जैसे आर्थिक बाध्यता के प्रावधान भी शामिल हैं, ये सही हो जाएगा। और तीसरा कह रहा, भूत लक्षित दांडिक विधान जैसे एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ कहते हैं से संरक्षण अनुच्छेद 20 के मूल अधिकार के तहत किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध के उस समय के कानून के अनुसार ही सज़ा दी जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं, तो ये भी सही हो जाएगा। यहाँ हम एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ की बात करते हैं। मान लेते हैं कोई एक निर्धारित तारीख है जनवरी के महीने में कोई कानून लाया गया और इसके पहले भी कानून था लेकिन उसमें संशोधन किया गया और अब ये कुछ प्रावधान और जोड़ दिए गए। तो जो नए प्रावधान जोड़े जाएंगे उसके अकॉर्डिंग सज़ा आने वाले जो क्राइम होंगे उसमें दिया जाएगा, ना कि जो पिछले क्राइम हो चुके हैं उसमें। यहाँ यही एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ का यही अर्थ है। तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत प्रदत्त विचरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत केवल भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर विचरण का अधिकार सम्मिलित है, ना कि भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर। अगला क्वेश्चन है, हमें यह हमारे संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता हेतु विस्तृत व्यवस्था की गई है, इस संदर्भ में देखना कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है, अनुच्छेद 25 विदेशी नागरिकों सहित प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, सही है। अगला कह रहा है, अनुच्छेद 26 धार्मिक समुदायों को अधिकार देते हुए सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, ये दोनों अपने में परिपूर्ण नहीं है तथा कुछ शर्तों पर आधारित हैं, ये भी सही है, इन पर भी निर्बंध लगाया जा सकता है। और चौथा कह रहा है, संपत्ति क्रय करने का अधिकार कथन 2 में वर्णित सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का भाग नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 26 यानी धार्मिक समुदायों के अधिकार जो है उसके तहत संपत्ति क्रय की जा सकती है धार्मिक संस्थाओं के लिए, तो चौथा गलत हो जाएगा। आंसर 1, 2,
3 सही हो जाए। चौथे में जो दिया गया है संपत्ति क्रय अधिकार भी सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का भाग है। अगला क्वेश्चन है, इसमें सही कथन देखना है। पहला कह रहा है संपत्ति के अधिकार पर अंकुश लगाने वाले प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 को शंकरी प्रसाद मामले में चुनौती दी गई थी। ये सही है। अगला कह रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन के प्रावधान में मिनर्वा मिल्स मामले द्वारा कटौती की गई। ये गलत हो जाएगा। यहाँ कटौती नहीं की गई थी। यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा के तहत एक ही कहा गया था कि पार्लियामेंट अगर कोई कानून बनाता है तो उसके सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार होगा कि वह उस पर जो है न्यायिक पुनर्विलोकन कर सके, या कोई ऐसा आदेश पारित करता है स्वयं सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट, तो उसको फिर न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे में लाया जाएगा। इस वजह से दूसरा गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संसद की संशोधन शक्ति को असीमित कर दिया गया था। ये भी सही हो जाएगा। इसमें प्रावधान किया गया था कि संसद अगर कोई भी कानून बनाती है, यहाँ तक कि अगर फंडामेंटल राइट को भी कम करती है, तब भी संसद सर्वोच्च होगा, अर्थात संसद द्वारा बनाया गया किसी भी विधि को जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। फिर इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत पुनर्विलोकन के दायरे में लाया गया। इस वजह से तीसरा भी सही हो जाएगा। आंसर 1 और 3 सही होगा। संपत्ति के अधिकार पर अंकुश लगाने के लिए प्रथम संशोधन अधिनियम को संवैधानिक बाध्यता इस मामले में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है। जब 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, तो इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 368 में भी संशोधन कर दिया गया और घोषित किया गया कि संसद की संवैधानिक शक्ति पर कोई सीमा नहीं होगी और किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में, जिसमें मौलिक अधिकार का उल्लंघन भी शामिल है, किसी भी संशोधन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। इसके अलावा मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम के प्रावधान को अमान्य कर दिया गया था और इसमें निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्ष्यों यानी बेसिक स्ट्रक्चर की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनर्विलोकन कर सकता है। अब यहाँ पार्लियामेंट की शक्ति को सीमित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें देखना है। पहला कह रहा है विधि के समझ समानता अनुच्छेद 14 में है, सही है। अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17 में है, ये भी सही है। उपाधियों का अनुच्छेद 18 में, ये भी सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 33 में कह रहा है, ये गलत हो जाएगा। ये 33 में नहीं, अनुच्छेद 32 में होगा। डी गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दायित्व किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? तो यह 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। इसी के तहत राइट टू एजुकेशन यानी RTE लाया गया और इसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अनिवार्य कर दिया गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 23 में मानव के बालाश्रम व दुर्व्यापार पर प्रतिषेध के बारे में उपबंध किया गया है, सही है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन के प्रतिषेध के बारे में उपबंध किया गया है, ये भी सही है। लेकिन 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ऐसे क्षेत्रों में लगाया जा सकता है रोजगार के माध्यम से जहां उनको खतरा न के बराबर हो। संविधान का अनुच्छेद 23 के तहत प्रत्यधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। यह व्यक्तियों को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। राज्य के साथ साथ व्यक्ति के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है और नागरिक के साथ साथ गैर नागरिक को भी अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है।
लेकिन यह किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन को प्रतिषेध नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो ये धर्म की स्वतंत्रता से है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस न्यायाधीश को जनहित याचिका यानी PIL का जनक कहा जाता है? तो PN भगवती, जस्टिस PN भगवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। न्यायाधीश PN भगवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। यह ऐसी याचिका होती है जिसके माध्यम से कोई अन्य व्यक्ति या संस्था पीड़ित की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाता है। इस प्रणाली ने भारत में पूर्व प्रचलित लोकस स्टैंडी यानी केवल प्रभावित व्यक्ति ही न्यायालय पाने के अधिकार हेतु अपील कर सकता है को बदल दिया गया। संपूर्ण कथन का आशय यह है कि अगर कोई निर्बल व्यक्ति है और उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो कोई सक्षम व्यक्ति उसके अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और कोई याचिका लगा सकता है जिसमें से उस व्यक्ति का कल्याण हो। इस वजह से इसे जनहित याचिका कहा जाता है। इसको भेजने के लिए पोस्ट ऑर्डर भी किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट मान लेता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान में 6 अधिकार प्राप्त हैं। इसके पहले 7 अधिकार थे। फिर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार न बनाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब 6 अधिकार बचे हैं। अगला क्वेश्चन है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण तथा न्यायालय में निष्पक्ष विचारण के लिए संविधान में कौन से अधिकार की व्यवस्था की गई है? पहला कह रहा है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से बार ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी। सही है। नेक्स्ट कह रहा, कोई भी कानून किसी ऐसे कार्य को जो उस कानून लागू होने से पहले किया गया हो अपराध घोषित नहीं किया जा सकता। ये भी सही है। और किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये भी सही है। तीनों सही हो जाएंगे। तीनों अधिकार अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करते हैं और ऐसे मामले में न्यायालय निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान द्वारा व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 20 किसी भी आरोपी को, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कानूनी व्यक्ति जैसे कंपनी व परिषद, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड के मामले में प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इसके 3 भाग हैं। एक अनुच्छेद 20(1) है। इसके तहत भूत लक्षित दंडिक विधियों को संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत दोहरे दंड से संरक्षण प्राप्त है और अनुच्छेद 23 के तहत अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण प्राप्त। इस वजह से ये तीनों भाग आर्टिकल 20 के तहत आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में राज्य सार्वजनिक सेवा प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने में किन आधारों पर विभेद कर सकता है? मूल वंश, जाति या धर्म, तीनों आधार पर विभेद नहीं कर सकता, लेकिन जिन लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद कर सकता है। तो आंसर बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 23(2) के तहत राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवाएं लागू कर सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। इन आधारों में लिंग एवं जन्म स्थान तथा निवास स्थान जैसे आधार शामिल नहीं है, अर्थात इन आधारों पर अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने में विभेद किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को किन आधारों पर वंचित नहीं किया जाएगा? धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन जन्म के स्थान पर वंचित किया जा सकता है। तो आंसर 1, 2, 3, 4 सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 29(2) के अनुसार केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। इसमें जन्म स्थान शामिल नहीं है।
अर्थात इस आधार पर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 30 धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों का अपनी इच्छानुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी भी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। अगला क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में कौन से मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है? शिक्षा का अधिकार नहीं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार नहीं। ये सभी अधिकार नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। एक तो नागरिकों को प्राप्त होगा, दूसरा विदेशियों को भी प्राप्त होगा। तो आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट कह रहा कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना और देखना कौन सा सही है। पहला कह रहा केवल लोक व्यवस्था के आधार पर ही धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह गलत है। इसमें लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य तीनों के आधार पर भी धार्मिक स्वतंत्रता लगाया जा सकता है, न कि सिर्फ लोक व्यवस्था पर। इस वजह से गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है संविधान द्वारा सिख, जैन और बौद्ध को हिंदू वर्ग में सम्मिलित किया गया। ये सही हो जाएगा। सिख, जैन और बौद्ध तीनों हिंदू वर्ग से निकल के ही आए हैं, इस वजह से इनको हिंदू वर्ग में ही सम्मिलित किया गया है। आंसर भी सही हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता पर सरकार लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगा सकती है। अनुच्छेद 25 में दो व्याख्या दी गई हैं। पहला कि कृपाण धारण करना और उसे लेकर चलना सिख धर्म को मानने का अंग समझा जाएगा। दूसरा, इस संदर्भ में हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध सम्मिलित होंगे। अगला कह रहा वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से कौन अधिकार शामिल है? शांति का अधिकार शामिल है, फोन टैपिंग का अधिकार, ये भी फोन टैपिंग के विरुद्ध का अधिकार भी शामिल है, विरोध प्रदर्शन और हड़ताल का अधिकार ये शामिल नहीं होगा। विरोध प्रदर्शन का तो अधिकार है, विरोध का है प्रदर्शन का, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। तो तीसरा गलत हो जाएगा। आंसर 1, 2 सी सही हो जाएगा। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता है, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता है, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार है, किसी भी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ का अधिकार है, विरोध प्रदर्शन का अधिकार है लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं होगा, किसी भी अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार है और शांति का अधिकार है। इसके अलावा राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की एकता और संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना, किसी अपराध में संलिप्तता, इन सब के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत का संविधान अस्पृश्यता और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को समाप्त करता है? अनुच्छेद 17 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में देखना कौन सा सही नहीं है, गलत कथन का चयन करना है। कह रहा यह अधिकार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है, सही है। यह राज्य निधियों से पूर्णतः पोषित शैक्षिक संस्थाओं को धार्मिक शिक्षण प्रदान करने की अनुमति नहीं देता, ये भी सही है। यहाँ पूर्णतः और अंशतः दोनों आ जाएंगे, भी सही हो जाएगा। यह राज्य को ऐसी विधि बनाने से निवारित करता है जो सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए हो। निवारित एक नेगेटिव टर्म है जिसका मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ प्रमोशन की बात की जाती है, न कि निवारित करने की। डी करा हिंदू के प्रति निर्देश में सिख, जैन और बौद्ध शामिल है, ये भी सही हो जाएगा, अभी तक हमने पढ़ा है। आंसर सी सही। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान को कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार उपलब्ध कराता है? तो यह अनुच्छेद 30 के तहत है। आंसर डी सही होगा। अनुच्छेद 30
1 के तहत धर्म एवं भाषा आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार भी प्रदान किया गया है। और अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक, राज्य से आर्थिक सहायता व मान्यता लेने वाले संस्थान होते हैं। दूसरा, ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता प्राप्त करते हैं लेकिन उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती। और तीसरा, ऐसे संस्थान जिनसे न तो राज्य मान्यता देता है और न ही आर्थिक सहायता प्रदान करता है। ये तीनों संस्थान अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोई भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। पहला कह रहा है, जो उस पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, सही हो जाएगा। जो एक उद्घोषित अपराधी है, ये भी सही हो जाएगा। और जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी को भी भगोड़ा डिजर्टर होने का उचित संदेह है, ये भी सही हो जाएगा। तो आंसर सभी यानी डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य को आदेश दिया कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए? तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत किया गया था। आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उपबंध के बारे में देखना कौन सा करना सही है। पहला कह रहा है, अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन यानी संचालन कर सकते हैं, सही है। अगला कह रहा है, अनुच्छेद 30 के अधीन केवल भाषाई, जनजातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, प्रत्येक भारतीय संप्रदाय को धार्मिक और पूर्त प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना करने और उनका अनुरक्षण करने का बेरोक अधिकार है। यहाँ प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, इस वजह से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, किसी धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित कोई शिक्षा संस्थान सरकार से जब वित्तीय सहायता प्राप्त कर लेता है तो यह अपना अल्पसंख्यक का दर्जा खो देती है, ये गलत हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा है कि वित्तीय और मान्यता दोनों प्राप्त करने पर भी वह अपना अल्पसंख्यक दर्जा कायम किए रखता है। आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? यह गोलकनाथ वाद था 1976 का। गोलकनाथ मामले में 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 13(2) के आधार पर न्यायालय संविधान संशोधन के लिए पारित की गई विधियों का पुनर्विलोकन कर सकता है और यदि वे मूल अधिकारों के विरुद्ध है तो उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित विधियां अनुच्छेद 13(2) के तहत विधि में शामिल नहीं हैं। इस निर्णय में संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत घोषित किया गया, यानी बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा केशवानंद भारती वाद में आया। फिर उसके बाद मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में, इसमें निर्णय दिया गया कि संविधान के आधारभूत लक्ष्यों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को दिया जाता है। इसके बाद मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ाते हुए निर्धारित किया कि जीवन का अधिकार केवल जीवित रहने तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें मानवीय गरिमा को भी बनाए रखने हुए जीने का अधिकार शामिल है। अगला क्वेश्चन, भारत में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के बारे में गलत कथन को देखना है। नागरिकों के हर वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, सही है। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी शैक्षिक संस्थान में किसी भी नागरिक को धर्म, प्रजाति या भाषा के आधार पर प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जाएगा, यह भी सही है। अगला कह रहा है,
शिक्षण संस्थाओं को सहायता प्रदान करने में राज्य किसी शैक्षिक संस्थान के प्रति इस आधार पर कि वह किसी बहुसंख्यक समुदाय के प्रबंधन के अधीन है भेदभाव करेगा, ये गलत हो जाएगा। उस पर भी अल्पसंख्यकों के साथ बहुसंख्यकों को भी अधिकार है, तो भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म या भाषा पर किसी भी आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और उनका संचालन का अधिकार होगा। डी भी सही होगा, आंसर सी गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है, कुछ लघु संप्रदायों को छोड़कर प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धर्म विषयक कार्यों को प्रबंध करने का अधिकार होगा, ये गलत हो जाएगा। सभी को अपने धार्मिक विषयक कार्यों को प्रबंध करने का अधिकार है। अगला कह रहा है, प्रत्येक धर्म या उसके किसी भाग विशेष को चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व और अर्जन का अधिकार होगा, यह भी सही है। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक एवं धर्मार्थ प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना करना और उनके रख रखाव यानी मेंटेनेंस का भी अधिकार होगा, सी सही है। प्रत्येक समुदाय का अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन का भी अधिकार है, यानी डी भी सही हो जाएगा, आंसर ये गलत होगा। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान देखें तो इसमें धार्मिक और पूर्त यानी चैरिटेबल प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण का अधिकार होगा। सभी धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार होगा। जंगम या स्थावर प्रॉपर्टी के अर्जन और स्वामित्व का भी अधिकार होगा और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का भी अधिकार होगा। तो एक गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के उपबंध के अधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बारे में सही गलत कथन को देखना है। पहला कह रहा है, सरकारी शिक्षा संस्थाओं में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध बना सकती है, सही है। राज्य द्वारा सहायता प्राप्त निजी शिक्षा संस्थाओं में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध बना सकता है, ये भी सही है। राज्य द्वारा सहायता नहीं प्राप्त करने वाले निजी शिक्षा संस्थाओं में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक ऐसे उपबंध बना सकता है, ये भी सही है। अगला कह रहा है, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध बना सकता है, जैसा कि अनुच्छेद 30 में वर्णित है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर अन्य जो शिक्षण संस्थान है वहाँ रिजर्वेशन दे सकता है, इस वजह से चौथा गलत हो जाएगा, आंसर सी सही होगा। 1, 2 और अनुच्छेद 15(5) में राज्य को अधिकार देता है कि वह अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर अन्य सभी सरकारी या निजी शिक्षण संस्थाओं में चाहे वे सहायता प्राप्त हों या नहीं अनुसूचित जातियों और जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को दाखिले में रिजर्वेशन दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रतिभूत करता है। इस अधिकार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है देखना है। पहला कह रहा है, यह अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म के मामले आचरण करने, धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, ये सही हो जाएगा। अगला कहता है, यह धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना और पोषण की स्वतंत्रता देता है, ये भी सही हो जाएगा। यह अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है, ये भी सही हो जाएगा। और कह रहा है, राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो नागरिकों के अधिकार का निराकरण करे, यानी उनके अधिकार को कम करे, डी गलत हो जाएगा। राज्य लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पे ऐसे कानूनों पर प्रतिबंध लगा सकता है, आंसर डी सही होगा। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25 के अनुसार अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं देने की स्वतंत्रता होगी।
और अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्राप्त होगी। लेकिन यह अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है, अर्थात इनमें से किसी पर भी खतरा उपस्थित होने पर राज्य कानून बना सकती है या इन स्वतंत्रताओं को सीमित कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सभी नागरिकों को एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ये सही है। नेक्स्ट कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये भी सही है, आंसर सी सही हो जाएगा। लेकिन पहले कथन के अनुसार एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन जबरन धर्मांतरण पर राज्य कानून बना सकता है। देश के किसी भी नागरिक को स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपनाने तथा धार्मिक उपदेशों की अपने अनुसार व्याख्या करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा, लेकिन लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध या उन्हें सीमित कर सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत से निरंकुशता से भी रक्षा करता है। सही है। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। ये भी सही है, आंसर सी सही हो जाएगा। एक चीज़ और यहाँ देखने की बात है कि भारतीय धर्मनिरपेक्ष पश्चिम धर्मनिरपेक्ष की नकल नहीं है। भारतीय समाज में इतनी विविधता है कि यहाँ भारत की खुद की जो है धर्मनिरपेक्षता है, न कि किसी दूसरे का नकल। अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में राज्य के कर्तव्यों के बारे में सही कथन को देखना है। भारतीय राज्य खुद को धर्म से दूर रखते हुए यह ध्यान देता है कि राज्य की बागडोर न तो किसी एक ही धार्मिक ग्रुप के हाथों में जाए और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन दे। सही हो जाएगा। धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप की नीति अपनाते हुए राज्य कुछ खास धार्मिक संप्रदायों को विशेष छूट दे सकता है। ये भी सही हो जाएगा। और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय राज्य कभी कभी हस्तक्षेप करते हुए धर्म में फैली बुराइयों का निषेध करता है। ये भी सही है, सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म संबंधी अधिकारों के विषय में सत्य कथन को देखना है। पहला कह रहा है, संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। सही है। लोक कल्याण, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का विरोध करता है। ये गलत हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करता है। आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें असत्य को देखना, कौन सा कथन असत्य है। पहला कह रहा है, भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों को अपनाने की संकीर्ण छूट देता है। यहाँ संकीर्ण छूट नहीं, विस्तृत छूट देता है, तो एक गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है, पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता शब्द भारतीय संविधान में आरंभ से ही उल्लिखित है। ये भी गलत हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन किया गया था और उसके तहत धर्मनिरपेक्षता संविधान में जोड़ा गया, तो न तो एक सही न तो दो, आंसर सी हो जाएगा। दोनों में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से संबंधित निम्नलिखित पर विचार करना है और देखना कौन सा कथन सही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के संदर्भ में पुलिस व अन्य संस्थाओं को DK बसु गाइडलाइन जारी किए गए हैं। ये सही है। इन गाइडलाइन के अनुसार गिरफ्तारी या हिरासत में रखे व्यक्ति को अपने दोस्त, सगे संबंधियों को गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी देने का अधिकार प्राप्त है। ये भी सही हो जाएगा। और इन गाइडलाइन के अनुसार गिरफ्तारी के समय एक गवाह की उपस्थिति तथा अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार व्यक्ति के साइन होना अनिवार्य है। ये भी सही हो जाएगा। आंसर डी सही होगा, सभी सही है। तो DK बसु दिशा निर्देश के अनुसार गिरफ्तारी, हिरासत में रखे व्यक्ति को अपने दोस्त, सगे संबंधियों को गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी देने का अधिकार प्राप्त है। और गिरफ्तारी के समय एक गवाह जो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार या सदस्य या दोस्त कोई भी हो की उपस्थित तथा अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार व्यक्ति के साइन होना अनिवार्य है। इसके अलावा गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस
अधिकारी को पोशाक यानी वर्दी पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा पद स्पष्ट और सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। ये DK बसु गाइडलाइन है और इन्हें फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त अधिकारों के संदर्भ में सत्य कथन देखना है। पहला कह रहा गिरफ्तारी के समय उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, सही है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का भी अधिकार है, यह भी सही है। और गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का भी अधिकार है, यह भी सही है। नेक्स्ट, हिरासत के दौरान दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। उसके खिलाफ दिया गया इकबालिया बयान को सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और नेक्स्ट कह रहा है 15 साल से कम उम्र के बालक या किसी भी महिला को सिर्फ पूछताछ के लिए थाने में बुलाया जा सकता है, आप नहीं बुला सकते, ये भी गलत हो जाएगा। 4 और 5 गलत हो जाएगा, आंसर 1 2 3 होगा, आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों से संबंधित सत्य कथन देखना है। पहला कह रहा है, नागरिकों को किसी भी मुद्दे पर जमा होने, बैठने, प्रदर्शन करने व जुलूस निकालने का अधिकार नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अधिकार है लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है, दोषी सिद्ध हुए नागरिक को कानूनी आधार पर उसके जीवन के अधिकार व निजी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, कानूनी आधार पर, ये सही हो जाएगा, आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुसलमान व पारसी सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपने संस्कृति की सुरक्षा का संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, सही है। आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा संस्थाओं व सरकारी नौकरियों में दलित व आदिवासियों को विशेष रिजर्वेशन प्राप्त होता है, ये भी सही है। रिजर्वेशन के संदर्भ में केंद्र व राज्य के स्तर पर जातियों की अलग अलग सूचियाँ होती हैं, ये भी सही है, सभी सही हो जाएगा, आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक अधिकारों के संबंध में देखना है सत्य कथन को। पहला कह रहा है, धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेष अधिकार देना नहीं है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्थान को बढ़ावा देने या उसके रख रखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकता, ये भी सही है। किसी निजी संस्थान द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थान में किसी को प्रार्थना में ही हिस्सा लेने या धार्मिक निर्देशों को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये भी सही है, सभी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में है। पहला करा, धार्मिक कामकाजों के प्रबंधन का अधिकार होगा, धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार होगा, और प्रचार प्रसार में कोई भी विधि अपनाने का अधिकार नहीं होगा, लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित है, तो आंसर 1 और 2 ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अल्पसंख्यक वर्गों को मिले अधिकारों के संबंध में सत्य कथन को देखना है। पहला कह रहा है, भारत के नागरिक जो विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह से संबंध रखते हैं को अपनी भाषा और संस्कृति से संरक्षण का अधिकार है, सही है। नेक्स्ट कह रहा है, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उसे संचालित करने का अधिकार नहीं है, ये गलत हो जाएगा, उन्हें अधिकार है, तो आंसर 1 सही होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 21 यानी सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, किसके द्वारा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ाकर जीवन का अर्थ सिर्फ जीवित रहने तक सीमित नहीं, बल्कि यह मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी प्रदान करता है।